हेलो गाइस, आज हम फिज़िक्स के चैप्टर 1 के शॉर्ट आंसर देखेंगे 9th क्लास के। तो यहाँ पर आपके सामने जो पेज आ रहा है ये मैंने नोट्स इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं। किन साहब के नोट्स हैं उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ये है मोहम्मद रिजवान और BS मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने किया हुआ है बहाउद्दीन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी से। तो आप इनके नोट्स इंटरनेट पे किस वेबसाइट से मिलेंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इनका नंबर है, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है, हाँ जी, फर्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, कि हम लोग फ़िज़िकल का मतलब क्या होता है, तबई, जो जिनको हम ज़ाहिरी तौर पर देख सकते हैं तो या फिर हम उनको टच कर सकते हैं, वो क्या होती हैं, वो फ़िज़िकल होती हैं। ठीक है, क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट्स। अब अगर क्वांटिटी है ना कि कोई चीज़, तो ज़ाहिरी बात है कि उसकी मेजरमेंट भी की जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी यानी कि किसी चीज़ की क्या कह सकते हैं, उसको मिकदार है, मिकदार या तादाद, दोनों सूरतों में क्वांटिटी का हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो मिकदार और तादाद जो है वो अगर किसी चीज़ की है तो फिर ज़ाहिरी बात है कि उसको मेजर करने की भी ज़रूरत है, उसकी पैमाइश करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो आए देखते हैं इधर। सबसे पहले है एनसर्कल द शॉर्ट एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। तो आपने इन गिवन चॉइसेस के अंदर से क्या है कि हम लोग जो सही आंसर्स हैं वो हम लोग इसमें से ढूंढ के निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है और सॉल्व भी किया हुआ है इन चीज़ों को, फर्दर इतना इसमें इशू की बात नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये सारे आपको आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अभी हम लोग MCQs पे नहीं जाएंगे क्योंकि MCQs मैंने किसी और वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, तो मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। तो वो आप लोग उस वीडियो को देख के MCQ सॉल्व कर सकते हैं। हमने जाना है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर और ये वैसे यहाँ पर भी आंसर इधर पीछे भी दिए हुए हैं। अगर आप लोगों को ठीक से सही समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं अगर समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, आगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़ में आपने क्या है वो कुछ फ़र्क बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो फ़र्क है वो क्या है, बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच और अदर क्वांटिटीज़ आर प्रेजेंट एक्सप्रेस्ड। कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं कि जिनके जिनके मतलब यूज़ के बगैर जो है ना, जिनको दिखाए बगैर, जिनको एक्सप्रेस, जिनको किए बगैर, दिखाए बगैर उनके कोई और क्वांटिटी नहीं डिस्कस की जा सकती है। कि अगर मैं कहता हूँ कि दरख्त है, ठीक है, तो वो दरख्त बगैर जड़ के नहीं हो सकता। ठीक है, वो जड़ जो है ना वो यहाँ पे बेस क्वांटिटीज़ जड़ का काम कर रही है और उसके ऊपर जो दरख्त लगा हुआ है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का काम कर रही है। यानी कि अगर कोई बेस क्वांटिटी है तभी उसके ऊपर डिराइव्ड क्वांटिटी बनेगी, वरना डायरेक्टली डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं बन सकती है। ठीक है, तो बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर ही, उनकी टर्म्स में ही डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ से ही डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जन्म लेती हैं या पैदा होती हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो क्या है कि अगर देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़, ठीक है, कि हमारे पास 7 जो है ना वो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। ठीक है, अब आगे देखें तो नंबर ऑफ़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर ग्रेटर दैन 7। अच्छा, नंबर ऑफ़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो है वो हमारे पास ग्रेटर दैन 7 कैसे होता है, क्योंकि इन्हीं 7 में से 2-3 का इस्तेमाल करके एक नई डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, कई दफ़ा इन्हीं 7 में से किसी एक को 2 दफ़ा इस्तेमाल करके भी एक क्या हो जाता है, एक नई डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, एग्जांपल्स में काफ़ी चीज़ें देखेंगे हम लोग कि कैसे इस्तेमाल करके ये एक दूसरे से कैसे बेस क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करके आगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो है ना वो काफ़ी सारी बन सकती हैं। ठीक है, फिर बेस क्वांटिटीज़ जो है ना वो हमारे पास क्या है, लेंथ, मास, टेम्परेचर, ठीक है, और टाइम है। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं, वो बेस क्वांटिटीज़ में होती हैं। जबकि बेस क्वांटिटी, अब यहाँ पे मैं आपको फ़र्क समझाने लगा हूँ कि क्या है, कि स्पीड बेस क्वांटिटी क्यों नहीं है, वो डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों है, वेलोसिटी बेस क्वांटिटी क्यों नहीं है, वो डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास बेस क्वांटिटी के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था कि 2 बेस क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करके एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन जाती होती है समटाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं वो चीज़ बताने लगा हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें ना, तो बेस क्वांटिटी हमारे पास क्या है,
बेस क्वांटिटी हमारे पास टाइम बेस क्वांटिटी है, ठीक है। अब स्पीड के अंदर टाइम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब स्पीड के अंदर हम लोग ये बात करते हैं कि एक यूनिट टाइम में, कि एक मखसूस वक्त में एक बॉडी ने कितना सफ़र तय किया है, कितना डिस्टेंस तय किया है। डिस्टेंस और टाइम दोनों ही बेस क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन जब इन दोनों को मिला के इस्तेमाल किया गया है तो वो बन गई स्पीड, वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो यानी कि आप समझ गए ना कि कैसे दो किस्म की बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर एक डिराइव क्वांटिटी बन सकती है, ठीक है। ऐसे ही वेलोसिटी है, वेलोसिटी में भी डिस्प्लेसमेंट और क्या होता है कि टाइम का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे सॉरी पेज कहीं और चला गया, मैं दोबारा निकालता हूँ। हाँ जी ये अच्छा, ठीक है। और फिर फोर्स है, फोर्स का भी वही सीन है। आगे चलते हैं। पिक आउट द बेस यूनिट इन द फॉलोइंग। अच्छा, अब यहाँ पर ना उसने बोला है कि इनमें से आपने ना बेस यूनिट्स को फ़र्क करना है, ठीक है। बेस यूनिट्स को आपने फ़र्क करना है। अब वो बेस यूनिट्स कैसे फ़र्क होंगे, तो आप यहाँ पे देखें उन्होंने दिए हुए हैं जॉल, ठीक है, न्यूटन दिया हुआ है, किलोग्राम दिया हुआ है, हर्ट्ज़ है, और मोल है, अम्पेयर है, मीटर है, केल्विन है, कूलम है, और वॉट है, ठीक है। कूलम 2 दफ़ा लिखा गया लेकिन नो इशू। तो वॉट भी एक जो है ना वो है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर आंसर में उसने दिया हुआ है किलोग्राम। किलोग्राम बेस क्वांटिटी है, मोल बेस है, ठीक है, सॉरी यूनिट है, सॉरी किलोग्राम क्या है, बेस यूनिट है। अब यहाँ पे ज़रूर है कि किलो और ग्राम दो अलग अलग जो है ना वो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। किलो प्रीफिक्स है और यहाँ पर ग्राम जो है ना वो क्या है, वो एक यूनिट है। लेकिन किलोग्राम चूँकि मैस को नापने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ज़ाहिर बात है मैस एक बेस क्वांटिटी है, तो इसलिए किलोग्राम बेस यूनिट होगा। मोल भी है, अम्पेयर है, करंट का यूनिट होता है, मीटर लेंथ का यूनिट होता है, केल्विन जो है ना वो हमारे पास टेम्परेचर का यूनिट होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर बेस यूनिट्स हैं। आप इनको एज इट इज़ याद कर सकते हैं, लेकिन आपने पेपर में लिखना है तो आपने सिर्फ डायरेक्ट नहीं लिख देना, थोड़ा सा बना के आंसर लिखना है कि मतलब कि द बेस यूनिट्स आर द फॉलोइंग ऐसे करके, और नीचे फिर आप ना एक लाइन में एक यूनिट लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हमारे पास पिक आउट द बेस यूनिट, सॉरी पिक आउट द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अच्छा, यहाँ पर अच्छा ये मैंने जो भी एग्जांपल ऊपर दिया वो यहाँ पे इन्होंने खुद ही डिस्कस कर दिया कि स्पीड जो है वो कैसे आती है। वो हमारे पास डिस्टेंस कवर और टाइम, यानी कि इसमें डिस्टेंस और टाइम दोनों बेस क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल होता है, तो तब ये डिराइव्ड क्वांटिटी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इट इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बोला था पर यूनिट टाइम, यानी एक मखसूस वक्त में, जो कि तकरीबन जो कि मतलब हर दफ़ा सेकंड का ही इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो एक सेकंड के अंदर यानी कि कितना डिस्टेंस कवर किया जाता है तब स्पीड निकलती है। अब एक और भी स्पीड होती है, उसमें होता है कि 1 घंटे के अंदर कितने किलोमीटर तय किए गए हैं, ठीक है। वो आप लोग यहाँ पर नहीं पढ़ोगे। अगर कहीं पर आपको ये दिया भी जा रहा है कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर तय किए हैं, तो आपने उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ मीटर पर सेकंड के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर उसने बोल दिया है कि स्पीड जो है ना वो इन्वॉल्व आर लेंथ डिस्टेंस। लेंथ और डिस्टेंस एक ही चीज़ है तकरीबन, क्योंकि अगर आप देखें ना तो लेंथ हम ज़रा छोटी हाइट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, डिस्टेंस ज़रा लंबे मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लंबे फासले के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और एक जगह पे जाके आप ये देखोगे कि हाइट भी डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, टाइम है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला फोर्स है। फोर्स जो है ना वो क्या है, एम और ए है, ठीक है। मास और एक्सेलरेशन, ठीक है, दो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब उसने इस फॉर्मूले को पूरा डिकोड करके बता दिया हुआ है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो किन चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है वो आपके सामने है। एक मिनट, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी खोल लेते हैं, पहले ही फुल है ब्राइटनेस तो चलें, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम, ये ले। अच्छा, अब ए जो है ना वो एक्सेलरेशन है, उसने क्या किया हुआ है, डेल्टा वी ओवर टी, यानी कि वेलोसिटी ओवर टाइम जो है ना वो डेल्टा। और फिर उसने क्या बोला हुआ है यहाँ पे, वी जो है ना उसके लिए
वी वेलोसिटी होती है चूँकि, तो वो हमारे पास क्या होता है, d/t होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, तो उसने d/t यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखें तो t चूँकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, और फिर उसके आगे फिर पूरी यानी कि पूरा d/t ही फिर t के ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो उसने क्या किया है कि नीचे वाले t को इकट्ठा कर लिया है और ऊपर स्क्वायर लगा दिया है। ये मैथ की टर्म्स है, तो ये मतलब कि ये एक यूनिवर्सल रूल है कि जब ऐसे ये डिनोमिनेटर और जबकि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ऐसे ऊपर लगे हो ना, तो फिर उसके नीचे जो एक और डिनोमिनेटर दिया जाता है ना, उसके साथ नीचे वाला डिनोमिनेटर मिल जाता होता है। ये भी मैथ का एक रूल है, मैथ में आप पढ़ेंगे इस बारे में। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ उसने क्या बोली, अब जब ये टी नीचे आ गया तो ऊपर क्या रह गया, ऊपर डी रह गया, और एम पहले से ही मौजूद था वहाँ पे, तो एम डी हो गया ओवर टी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एफ इज़ इक्वल टू फोर्स यानी कि इक्वल टू हमारे पास होगा मैस होगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट फिर डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास जो है ना वो फोर्स का जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने यहाँ पे सॉल्व किया, ये आपके पेपर में आ सकता है, छोटा मोटा क्वेश्चन 2 नंबर का 3 नंबर का आ सकता है, ठीक है। 3 नंबर का कहाँ पे आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के न्यूमेरिकल पार्ट में 3 नंबर का आ सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 2 नंबर का आ सकता है। आगे देखते हैं। एज वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, W होता है इज इक्वल टू Fs। अब ऊपर हमने जब F को हमने पढ़ा, यानी कि F का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो वो हमारे पास ma होता है। S क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट है, वैसे तो डिस्टेंस होता है बेसिकली, लेकिन कई टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को सेम ही कंसिडर किया जाता है, तो आप यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास Fs है, ठीक है, तो F मतलब ma है, और साथ S जो है ना वो ऐसे का वैसे ही लगा दिया। फिर हमने ऊपर जो इक्वेशन सॉल्व की थी उसके अंदर हमने a को डेल्टा v/t पढ़ा था, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने वही कर दिया। फिर v को हम लोग हटा के उसकी जगह d/t लगा सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पर कर दिया। फिर अगेन वैसे ही किया हमने के डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को हमने इकट्ठा कर लिया है, तो वो हमारे पास एक ही डिनोमिनेटर बन गया जो कि क्या है, टी स्क्वायर, और बाकी MDS जो है ना वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे देखें तो हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स, ठीक है। तो आपके अगर हाथ में कैलकुलेटर है तो आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चे की एज जो है वो कितनी है, वो 14 साल है, और वो 14 साल जो है ना वो हम यहाँ पे सबसे पहले 14 साल को मंथ में मतलब कि 14 ईयर्स को हम लोग मंथ में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं। और ये एग्जैक्ट एज नहीं है, ये एस्टिमेटेड एज है, ठीक है। एग्जैक्ट एज क्या होगी वो निकालने में आपको, अगर आपने मिनट्स में निकालनी है तो जब जितनी देर में आप निकालोगे ना उतनी देर में 5-6 मिनट 15-20 मिनट और गुजर चुके होंगे, तो इसलिए एग्जैक्ट एज निकालना जो है ना वो तकरीबन जो है ना समझ लें तो माइनर सा इम्पॉसिबल कंडीशन आप कह सकते हैं इसको। बाकी निकाली जा सकती है वैसे मौके पर भी, लेकिन क्या है कि थोड़ा जब तक आप निकालेंगे तब तक और बढ़ती जाएगी एज, ठीक है। फिर आगे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास फिर उसको 30 डेज से उन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर अब एज निकल आई है दिनों में, ठीक है। फिर अब उसको अब हर एक दिन में एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो उसको जब आपने जो दिनों में एज निकाली थी, अब जब उसको 24 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास एज आ गया घंटों में, ठीक है। अब चूँकि हमारे पास एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो जब 60 मिनट को हमने फिर उस जो घंटों में एज निकाली थी हमने उसको हमने 60 मिनट से यानी कि 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास मिनटों में एज आ गई है, ठीक है। यहाँ तक काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने आगे इसको सेकंड्स में निकालना है। सेकंड्स में निकालने के लिए अब चूँकि हमारे पास मिनटों में एज आ गई हुई है, तो अब हमने इसको सेकंड्स में निकालने के लिए अगेन 60 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ओके, तो ये सारा आपके सामने है क्वेश्चन, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर ये क्वेश्चन आ सकता होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही यूनिट का जो रोल है वो हमारे पास क्या है डेवलपमेंट ऑफ साइंस के अंदर, तो यहाँ पर उसने ये चीज़ पूछी है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ऐसा यूनिट्स हैव प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि
ज़रूरी किरदार अदा करता है। विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ science technology, the need for a commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर हम चलें कि एक इंसान जो है ना वो कहता है कि मैंने जो है ना एक मिसाल के तौर पे ले लें कि एक गिलास जो है ना, ठीक है, वो कहता है कि इतना किलो होता है। दूसरा इंसान कहता है कि 2 गिलास जो है ना वो किलो होता है। ठीक है, तीसरा इंसान कहता है कि 3 गिलास किलो होता है। तो अब उन सब के क्या है, वो एक तरह से किलो कह सकते हैं, केजी जो है ना वो उन सब की केजी की मेजरमेंट फ़र्क है। ठीक है, तो ऐसी परेशानी को दूर करने के लिए पूरी दुनिया में एक ही जैसा निज़ाम चलना चाहिए था। तो उसको हम लोग ऐसा यूनिट कहते हैं कि पूरी दुनिया में एक जैसा निज़ाम चले। ठीक है, दिस नीड वॉज फुलफिल्ड बाय SI यूनिट्स। तो इन SI यूनिट्स के साथ ये पूरी की पूरी जो परेशानी है इस तरह की वो सॉल्व हो गई है। ठीक है, फिर SI यूनिट्स हैव मेड ईजियर टू शेयर टेक्निकल एंड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को SI यूनिट्स ने ईजी कर दिया है फैलाने के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय वर्नियर कैलिपर्स। तो हमारे पास जो है ना सॉरी व्हाट इज़ मीन्ड बाय वर्नियर कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास आता है, एक्सक्यूज मी अच्छा, द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल division is 0.1 mm. It is called least count of vernier calipers. It is also known as vernier constant। तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट होता है हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स का, वो हमारे पास उसको हम लोग दूसरा नाम अगर उसका लें तो वो हमारे पास वर्नियर कांस्टेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। what do you understand by the zero error of measuring instrument। एक measuring instrument का ज़ीरो एरर क्या होता है, ज़ीरो एरर क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं। एनी एरर इन द measuring instrument is called its zero error। it is a defect in a measuring instrument। तो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कोई छोटा मोटा डिफेक्ट हो जाता होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह के एरर को उसमें ज़ीरो एरर कहते हैं। तो पार्शली करेक्ट है ये बात, लेकिन क्या है कि अगर मेजरमेंट प्रॉब्लम है ना, ठीक है, कि मेजरमेंट गलत निकल रही है ना, तो उसको हम लोग ज़ीरो एरर कहते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल अगर प्रॉब्लम आ गया कि वो ख़राब हो गया, ठीक है, तो वो ज़ीरो एरर थोड़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, वाई इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर का इस्तेमाल ज़रूरी क्यों है। तो अगर ज़ीरो एरर है किसी इंस्ट्रूमेंट में तो उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना गलत काम हो जाएगा, मतलब गलत मेजरिंग होगी। ठीक है, द ज़ीरो एरर हेल्प्स इन करेक्टिंग द misreading we get from instrument by knowing the zero error. Necessary correction can be made to find the correct instrument। तो हमारे पास क्या है कि करेक्ट मेजरमेंट के लिए हमारे पास आपके सामने जो है ना वो दिया गया कि क्या है, ज़ीरो एरर की पैमाइश जो है ना वो नेसेसरी होती है, क्योंकि अगर हमें जब तक पता नहीं चलेगा कि एरर कितना है, क्या है एरर, तब तक हम एरर को सही नहीं कर सकते। ओके, व्हाट इज़ स्टॉप वॉच। तो हमारे पास स्टॉप वॉच क्या होती है। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। के मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या होता है वो यहाँ पे आपको बताया गया। तो सिंपल सी इसकी जो है ना हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। अ स्टॉप वॉच कैन बी यूज्ड टू मेजर टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट के होने वाले, यानी कि एक छोटे से काम के होने वाले
जो इंटरवल्स को, टाइम इंटरवल्स को वो पैमाइश करती है। और लीस्ट काउंट जो है ना वो इसका क्या होता है, हमारे पास 0.1 सेकेंड होता है। ओके, वाई डू यू नीड टू measure extremely small intervals of times, and we need to measure extremely small interval of time for obtaining greater accuracy in the result। तो हमारे पास जो है ना वो छोटे से छोटे इंटरवल को भी पैमाइश करने के लिए जो है ना वो करने का जो कह सकते हैं कि रिज़ल्ट है वो उसके काफ़ी रिज़ल्ट्स के ऊपर पड़ता है। ठीक है, छोटे छोटे भी कभी जो है ना वो प्रॉब्लम्स, हाँ जी, छोटी छोटी चीज़ें भी जो है ना वो मैटर करती हैं इसके अंदर। इसलिए जब ज़ीरो एरर भी अगर होता ना, तो ज़ीरो एरर को भी इसीलिए निकाला जाता है कि वो छोटी सी परेशानी भी जो है ना वो बाद में रिज़ल्ट्स को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर भी छोटे छोटे स्मॉल इंटरवल्स में को भी इसीलिए पैमाइश की जाती है उनकी कि वो बाद में रिज़ल्ट्स को इफ़ेक्ट ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर उसने पूछा है कि सिग्निफिकेंट फिगर से क्या मतलब है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब जो है ना वो आपको बता देते हैं कि ऐसे अदाद जो ज़रूरी हैं सॉरी गला थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे अदाद जो ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर बहुत ही छोटा नंबर है या बहुत ही बड़ा नंबर है ना, तो ऐसे अदाद को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, वो एक ज़रा छोटी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वहाँ पर जो हम जिन अदाद का इस्तेमाल करते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, बाकी जिनको राउंड अबाउट कर सकते हैं हम लोग, जिनको हम लोग कह सकते हैं कि जिनको शॉर्ट करके लिख सकते हैं, तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर नहीं करते हैं। और दूसरी बात करें तो ऐसे अदाद जो वाकई ही मैटर करते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने डेफिनेशन दी हुई है, आप इसको बाद में इजीली पढ़ के आंसर दे सकते हो, नो इशू। आगे चलते हैं। हाउ इज़ प्रिसिशन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर इन द मयर्ड क्वांटिटी। मयर्ड क्वांटिटी के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमारे पास किस तरह से मैटर करते हैं। तो हमारे पास प्रिसिशन मीन हाउ क्लोज द मयर्ड वैल्यूज़ टू ईच अदर, के दो मयर की हुई वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास कितनी क्लोज हैं। ठीक है, तो वो कितनी मिलती जुलती हैं एक दूसरे से, तो उनका जो वो माइनर सा रिलेशन है ना इनके अंदर, वो हम जो है ना वो इसके अंदर डिस्कस करते हैं। फिर मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मींस ग्रेटर प्रिसिशन, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे तो उसकी प्रिसिशन उतनी ज़्यादा होगी। थस आ मयर्ड क्वांटिटी हैविंग मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी मोर प्रैक्टिस। तो हमारे पास यहाँ पर सॉरी प्रैक्टिस नहीं, प्रिसाइज, तो ज़्यादा प्रिसाइज किया जाएगा। जैसे एक अच्छा, तो हमारे पास जो है ना वो जितनी मतलब क्वांटिटी हैविंग मोर सिग्निफिकेंट फिगर विल बी मोर प्रिसाइज, जितना ज़्यादा जो है ना मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ज़्यादा इसको प्रिसाइज किया जा सकता है, कि छोटा किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखें। इम्पोर्टेंट फार्मूला, यूनिट्स एंड वैल्यूज़ फॉर प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट फार्मूले वैल्यू दिए हुए हैं वो यहाँ पे आपके सामने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिच ऑफ स्क्रू गेज है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने आपको फार्मूले दिए हैं ये आपको प्रॉब्लम्स में काम आ सकते हैं। साथ साथ ये न्यूमेरिकल हैं, प्रॉब्लम है, इनके सोल्यूशंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले को इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। हेयर ग्रो, ठीक है, आगे चलते हैं, इसको हम लोग देखेंगे एक अलग वीडियो में। ये हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर ना एक शॉर्ट क्वेश्चन कुछ दिए हुए थे वो मैं देखना चाह रहा हूँ। ये दूसरा चैप्टर आ गया, नहीं इधर नहीं है। ठीक है, चलें, यहाँ तक हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो हम जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स, और फिर एक वीडियो में हम MCQs भी डिस्कस करेंगे, और फिर एक वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।